गुड इवनिंग फ्रेंड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वीसीएस सर्कल ऑफ पॉवर्टी के सेकंड पार्ट की। कौन से पार्ट की? पार्ट सेकंड। वीसीएस सर्कल ऑफ पॉवर्टी की थ्योरी हमने पढ़ी थी, नरकसे ने दी थी। उस थ्योरी को हमने कंप्लीट कर लिया था, बस उसका कुछ सॉल्यूशन बाकी था। यानी 3 तरह के जो है सर्कल बने थे, वीसीएस सर्कल ऑफ पॉवर्टी 3 तरह के हमने बनाए थे। पहला था डिमांड साइड, दूसरा था सप्लाई साइड और तीसरा था बैकवर्डनेस का जो है वीसीएस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। ओके, ये 3 सर्कल थे हमारे पास। इन तीनों सर्कल का सॉल्यूशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि कॉजेज ऑफ वीसीएस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, यानी कि ये जो सर्कल बना हुआ है, निर्धनता का दुष्चक्र जो ये बना हुआ है, इसका कारण क्या है। ये हमने पढ़ लिया था पिछली वीडियो के अंदर, इसको पढ़ लिया। ये वैसे ही निर्धनता का दुष्चक्र मैंने बनाया है कि लो इनकम होती है तो उसके कारण लो सेविंग हो जाती है, फिर लो डिमांड हो जाती है, उसके कारण फिर लो कैपिटल फॉर्मेशन होता है, फिर लो प्रोडक्टिविटी होती है और फिर दोबारा वहीं हम पहुंच जाते हैं। यानी कि इसका कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, ना कोई एंड पॉइंट है। ये यहाँ से भी शुरू हो सकता है, यहाँ से भी शुरू हो सकता है, यहाँ से भी शुरू हो सकता है, ठीक है ना इसका कोई एंड पॉइंट है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हमने बात कर ली थी। आज हमने पढ़ना है कि ये जो सर्कल बढ़ रहा है, इसके कारण क्या है, ठीक है ना। एक देश निर्धनता के जाल में फंसा है तो उसके क्या कारण हैं। सबसे पहला कारण देखिए दोस्तों, क्या है उसका? लो सेविंग एंड डिमांड। यानी अगर एक इकोनॉमी के अंदर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड क्या है? लो है, ठीक है। और सेविंग क्या है? कंज्यूमर की जो सेविंग है वो क्या है? लो है। कंज्यूमर की सेविंग लो होगी तो वो ऑटोमेटिकली डिमांड को कम करेगा, और डिमांड कम होगी तब सप्लाई कम हो जाएगी, और सप्लाई कम होगी तब प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, और प्रोडक्टिविटी कम होने से क्या होगा? इनकम कम हो जाएगी, और दोबारा फिर वहीं से ये सर्कल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कारण क्या है कि कम बचत और कम मांग पहला कारण है। वीसीएस इस सर्कल के बनने का जो पहला कारण है वो क्या है? लो सेविंग एंड लो डिमांड है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अंडर यूटिलाइजेशन यानी कि पूर्ण तरीके से जो रिसोर्सेज हैं उनका विदोहन ना होना, अल्प शोषण होना, ठीक है ना। अल्प विदोहन यानी कि रिसोर्सेज का जो साधन है हमारे पास, उनका ऑप्टिमम एलोकेशन नहीं हो पा रहा, बंटवारा नहीं हो पा रहा, ठीक है। बंटवारा नहीं हो पा रहा रिसोर्सेज का ऑप्टिमम, उपयुक्त मात्रा में जो है साधनों का बंटवारा नहीं हो रहा। उसके कारण भी क्या है दोस्तों? निर्धनता का दुष्चक्र बन जाता है। या हम कह सकते हैं कि जो साधन हमारे पास उपलब्ध हैं, हमारे को जो साधन उपलब्ध करवाए गए हैं, उन साधनों को हमारे पास इतनी टेक्निक नहीं है कि हम उनका पूरी तरह से फुली उसको ऑप्टिमाइज़ कर सके, फुली उसका यूज़ कर सके, ठीक है ना। तो ऐसा हम नहीं कर पाते। अंडर डेवलप्ड कंट्री के अंदर इतनी टेक्निक नहीं होती कि वो जो है जितने रिसोर्सेज मिल रहे हैं उन सब का पूरा यूटिलाइज कर ले, ठीक है। अंडर डेवलप्ड कंट्री में ऐसा नहीं होता। तो ये भी एक मेन रीज़न है किसका? वीसीएस सर्कल ऑफ पॉवर्टी बनने का। उसके बाद में बात करते हैं इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, यानी कि आर्थिक पिछड़ापन जो होता है, वो भी क्या है दोस्तों? कारण है किसका? वीसीएस सर्कल ऑफ पॉवर्टी का। अब हम आर्थिक पिछड़ेपन को परिभाषित कैसे करते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि एक देश के अंदर आर्थिक पिछड़ापन है किसी विशेष सेक्टर के अंदर, ठीक है ना, या विशेष किसी कंट्री के अंदर, स्टेट के अंदर कहाँ जो है इकोनॉमिक बैकवर्ड है देश। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ इंडिकेटर होते हैं हमारे पास, ठीक है ना। जहाँ पर लैक ऑफ नॉलेज अबाउट मार्केट, कंज्यूमर को मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं होगी, प्रोड्यूसर को मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं होगी कि कितनी डिमांड हो रही है, किस प्रोडक्ट की डिमांड हो रही है, कितना हमें
प्रोडक्शन करना है, ठीक है ना। और कंज्यूमर को ये भी नहीं पता कि कौन कौन सी गुड्स मार्केट के अंदर है, उनकी क्या क्या प्राइस है, उनके सब्स्टिट्यूट क्या क्या आए हुए हैं, उनकी रिलेटेड गुड्स क्या क्या आई हुई है। ये सब नॉलेज ना होने के कारण एक अर्थव्यवस्था निर्धनता के जाल में फंस जाती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी जो है वो सबसे बड़ा रीजन है। बेरोजगारी क्या है? सबसे बड़ा रीजन है निर्धनता का। बेरोजगारी का मतलब समझते हो, यानी कि प्रचलित मजदूरी दर के ऊपर जो लोग काम करने को तैयार होते हैं और काम करना चाहते हैं, उनको फिर भी रोजगार नहीं मिलता, उनको क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, बेरोजगार बोलते हैं उनको, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी कब होगी? जब हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि लो सेविंग है, लो डिमांड है। जब डिमांड ही लो है तो प्रोडक्ट ही कम बनाया जाएगा, और प्रोडक्ट कम बनाया जाएगा तो कम लोगों को काम मिलेगा, और जब कम लोगों को काम मिलेगा तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और उसके कारण क्या होगा? फिर निर्धन हो जाएंगे, वो निर्धनता के जाल में फंस जाएंगे, ठीक है ना, और निर्धन होते जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में बात करते हैं लो एजुकेशन क्वालिटी, यानी कि अंडर डेवलप्ड कंट्री या जो अविकसित देश होते हैं, अल्प विकसित जो देश होते हैं, उनके अंदर क्या होती है? एजुकेशन की क्वालिटी बिल्कुल लो होती है। यानी एजुकेशन, इस तरह की एजुकेशन उनको नहीं दी जाती जो फ्यूचर में उनके काम आ सके, यानी कि वो अपना बिजनेस कर सकें। इस तरह की एजुकेशन दी जानी चाहिए कि अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब ना भी मिले तो वो अपना पर्सनली बिजनेस स्टार्ट कर सके, बिजनेस सेटअप कर सके। तो इस तरह की जो है फैसिलिटी नहीं होती वहाँ पर, और इसी कारण जो है एजुकेशन का लेवल जो होता है वो क्या होता है? लो हो जाता है, उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। चलिए आगे बात करते हैं लो पर कैपिटा इनकम। लो पर कैपिटा इनकम का मतलब कि जब एक देश के अंदर सेविंग ही कम है, डिमांड ही कम है, यानी पूरे देश के अंदर जब प्रोडक्शन ही कम हो रहा है, या क्या हो रहा है? प्रोडक्शन कम हो रहा है, पूरे देश के अंदर जब प्रोडक्शन कम हो रहा है तो प्रोडक्शन को टोटल करके ही तुम नेशनल इनकम निकालते हैं ना, और नेशनल इनकम को जब पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो पर कैपिटा इनकम आती है। जब हमारे पास नेशनल इनकम ही कम होगी, क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम है, प्रोडक्टिविटी कम होगी तो ऑब्वियसली नेशनल इनकम कम होगी, और जब नेशनल इनकम कम होगी और एक देश के अंदर जो है पॉपुलेशन बहुत तेज़ गति से बढ़ रही हो, बहुत ज़्यादा हो, तो पर कैपिटा इनकम क्या हो जाएगी? अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, पर कैपिटा इनकम का। इन देशों के अंदर क्या होती है? पर कैपिटा इनकम कम होती है, इसके कारण भी एक देश निर्धन बना रहता है। फिर आगे बात करते हैं लो क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विस, यानी कि स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त नहीं होती, वहाँ पर अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं होती, और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं ना होने के कारण जो श्रमिक है, जो लेबर है, वो बीमार हो जाते हैं, ठीक है ना, बीमार ज़्यादा होते हैं, उनकी हेल्थ ठीक नहीं रहती। अगर जब वो बीमार हो जाएंगे तो उनकी कार्य करने की जो क्षमता होगी वो कम हो जाएगी, और उतनी एफिशिएंसी से वो काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक मेन रीज़न है कि हेल्थ सर्विस जहाँ अच्छी नहीं होती उसके कारण क्या है? निर्धनता आती है, ठीक है। फिर इसके बाद में बात करते हैं अलग पॉइंट की। इकोनॉमिक बैकवर्ड में हम ये इतने ही पॉइंट को शामिल करते हैं इकोनॉमिक बैकवर्ड के अंदर, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। ये क्या होता है दोस्तों? कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है? इसको रफ कर देता हूँ एक बार। ये होता है दोस्तों औपनिवेशिक शोषण। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? औपनिवेशिक शोषण, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? यानी कि
हमारा जो देश भारत था वो 16वीं शताब्दी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई तो बहुत अमीर था। हमारे देश में विकास जो है चरम सीमा पर था, ठीक है ना। हमारे देश के अंदर पैसा बहुत था, सोना चांदी, सोने की चिड़िया कहा जाता था हमारे देश को। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे ही इंटर किया और इंटर करने के बाद 200-300 सालों तक हमारे देश को जो है गुलाम बनाए रखा, ठीक है ना, गुलाम बनाए रखा। और गुलाम बना के उनका शोषण किया, यानी कि यहाँ का सारा पैसा अपने देश में लूट के ले गए। इसी को बोलते हैं औपनिवेशिक शोषण। जो अलग विकसित देश किसी और देश की गुलामी से पीड़ित अगर रहा है पास्ट के अंदर, अगर भूतकाल में कोई देश, मान लो जैसे इंडिया है, इंडिया गुलाम रहा है किसी देश का, ठीक है ना, पास्ट के अंदर, तो वहाँ पर क्या है, हमारा शोषण हुआ था। उस शोषण को क्या बोलते हैं, औपनिवेशिक शोषण बोलते हैं। यानी कि हमारा सारा धन दौलत जो है लूट कर वो ले गए थे, सोना चांदी सारा अंग्रेज जो है लूट कर ले गए थे। और उसके कारण क्या हुआ दोस्तों, हमारा देश क्या हुआ, गरीब हुआ, ठीक है ना। अभी डेवलपिंग स्टेज के अंदर पहुंच रहा है, लेकिन एक समय ऐसे हालात हो गए थे कि हमारे देश के अंदर कुछ भी नहीं छोड़ा, सोना चांदी सब कुछ लूट कर ले गए थे। यानी कि औपनिवेशिक शोषण भी एक बहुत बड़ा कारण है किसी देश को गरीब बनाने के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद में बात करते हैं लैक ऑफ कैपिटल। ये सबसे ज़रूरी होती है किसी भी काम को शुरू करने के लिए। हमें क्या चाहिए दोस्तों, हमें चाहिए कैपिटल। और ये कैपिटल ही कम होगी तो क्या होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो उससे प्रोडक्टिविटी कम होगी, इनकम कम हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाएगा, बेरोज़गारी हो जाएगी, ये सारी सेविंग कम हो जाएगी। ये सारे कारण हो जाते हैं। ये सारे कारण किसके हैं, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी के हैं। यानी कि अगर कैपिटल कम है तो भी निर्धनता आ सकती है। आगे लास्ट पॉइंट हमारा है कि रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज़। जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई जाती है वो अगर गलत बना दी जाए, यानी कि एक देश के फेवर में ना बनाई जाए, एक देश की जनता के फेवर में अगर किसी कानून को, किसी योजना को ना बनाया जाए, तो वो कारण बन जाता है किसका, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी का, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं सॉल्यूशन की। किसकी बात करते हैं, सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन कौन सा, जैसे हमने जो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी पढ़े थे, डिमांड साइड, सप्लाई साइड और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, ये तीनों ही इसके सॉल्यूशन होंगे। यानी कि सप्लाई साइड को कैसे, सप्लाई साइड का जो पूर्ति पक्ष का जो निर्धनता का दुष्चक्र था उसको कैसे तोड़ेंगे हम, ठीक है ना। और जो डिमांड साइड वाला था, मांग पक्ष का समाधान हम किस तरीके से करेंगे, आर्थिक पिछड़ेपन को किस तरीके से हम सुधारेंगे, ठीक है ना। तो तीन हमारे पास बेसिक वो चीज़ें होंगी, उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है चलिए दोस्तों अब बात करते हैं विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी के सॉल्यूशन की। सबसे पहले हमारे पास जैसे विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को सप्लाई साइड से हमने पढ़ा था, वैसे ही हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी रिलेटेड टू सप्लाई साइड। यानी पूर्ति पक्ष से जो इस विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, यानी कि उस चक्कर को हम कैसे तोड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, बचत के अंदर वृद्धि करनी होगी। 2 पॉइंट होंगे हमारे पास। क्या है 2 पॉइंट, एक तो पॉइंट ये है सेविंग और दूसरा है इंक्रीज इन इंक्रीमेंट बोल सकते हैं, इंक्रीज बोल सकते हैं, एक ही चीज़ है। यहाँ इंक्रीज इन सेविंग और इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इन दोनों चीज़ों को हम पढ़ेंगे कि सेविंग कैसे करनी है, ठीक है, और उसको निवेश कैसे करना है। ये दोनों चीज़ें पढ़ेंगे तो हमारा सप्लाई साइड वाला फंडा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि
बचत में वृद्धि करनी चाहिए यानी हमारी इनकम जो भी हो, हमारी इनकम जो है उसका मैक्सिमम पार्ट सेव होना चाहिए। ओके, तभी जो है गरीबी को हम दूर कर पाएंगे। ठीक है, और इस जो बची हुई हमारी जो ये हमने मैक्सिमम सेविंग की है, इस सेविंग को आगे हम इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। ठीक है, इस सेविंग को अगर सेविंग करना ही काफ़ी नहीं होता, उस सेविंग को इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, तब जो है विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी टूटेगा, तब एक अर्थव्यवस्था निर्धनता के जाल से बाहर आएगी। ओके, चलिए दूसरी बात करते हैं कि हमारे समाज के अंदर हम जिस संस्कृति से बिलोंग करते हैं वहाँ बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं। विवाह शादियों के ऊपर खर्चे किए जाते हैं, अलग अलग रीति रिवाजों के ऊपर जो है पैसा वेस्ट किया जाता है। ठीक है ना, तो उन चीज़ों को हमने कम करना है, यानी कि रीति रिवाजों के ऊपर, रीति रिवाज के ऊपर जो खर्च हो रहा है वो विवाह के अंदर जो हम ज़्यादा शान व शौकत पर खर्चा करते हैं, उस खर्चे को क्या करना है, कम करना है। उस खर्चे को जब कम करेंगे तो क्या बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगी, और सेविंग हमारे को बढ़ानी है। उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की, यानी कि जब एक इकॉनमी डिप्रेशन में होती है, डिप्रेशन मंदी के अंदर अगर होती है ना, उस समय इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा नहीं किया जाता कभी भी। क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि रिस्क ज़्यादा होता है, कहीं पैसा बर्बाद ना हो जाए। इसलिए दोस्तों सरकार के इंटरफेरेंस की बात की गई है कि अगर हमारे को सेविंग बढ़ानी है या इस निर्धनता की दुष्चक्र को तोड़ना है तो क्या करना होगा, सरकारी हस्तक्षेप, सरकारी हस्तक्षेप को मान्यता दी जानी चाहिए। और ये जो सरकारी हस्तक्षेप है यानी कि गवर्नमेंट अगर इंटरफेयर करती है मार्केट में, मान लो गवर्नमेंट अगर इन्वेस्टमेंट करती है, मंदी की सिचुएशन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, तो सरकार आगे आती है और आना भी चाहिए। सरकार आगे आती है और सरकार कभी भी बेनिफिट लेने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करती। सरकार किसके लिए इन्वेस्टमेंट करती है, सोशल वेलफेयर, या किसके लिए, इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर और सोशल वेलफेयर, इनके रूप में सरकार खर्च करती है। यानी कि सरकार जो खर्च करती है उसको क्या बोलते हैं, सोशल कॉस्ट बोल दो या कैपिटल बोल सकते हो। यानी सरकार खर्चा करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, सरकार इन्वेस्टमेंट करेगी सोशल ओवरहुड कैपिटल या कॉस्ट के ऊपर। यानी कि सरकार क्या काम करेगी, स्कूल बनवा देगी, कॉलेज बनवा देगी, यूनिवर्सिटी बना देगी, उसके अलावा हॉस्पिटल बना देगी, ट्रांसपोर्टेशन के साधन जो है वो उपलब्ध करवा देगी। और क्या काम करती है गवर्नमेंट, रोड्स बनवा देगी, वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी का प्रबंध कर देगी। ये सारे काम जब सरकार कर देती है तब जो इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट है वो होने लग जाता है अपने आप।
क्योंकि ये सारी सुविधाएं जब एक उत्पादक को मिलने लग जाती है तब वो क्या करता है, एक नई फर्म लगाने की सोचता है। क्यों सोचता है? क्योंकि उसको ये चीज़ें नहीं बनानी पड़ेंगी। अब अगर वो सरकार के इंटरफेयर के बिना अगर कोई फर्म खोलता है, ओपन करता है, कोई सेटअप करता है इंडस्ट्री को, तो ये सारी कॉस्ट उस इंडस्ट्रियलिस्ट को वहन करनी पड़ती। लेकिन अब क्या है, सरकार ने सोशल वेलफेयर के रूप में खर्च कर दिया। यानी सरकार को मान्यता दी जानी चाहिए, तभी जो है ये सर्कल जो है वो टूट सकता है। ओके, सरकार इसके अलावा और भी कई फंडे अपना सकती है। कौन कौन से फंडे? जैसे सरकार क्या करती है, टैक्स बढ़ा देती है। यानी कि हमने बात की थी, दो तरह के लोग होते हैं। इन लोगों की जो इनकम होती है लो होती है और इनकी इनकम हाई होती है। फिर भी इनके पास पैसा बहुत सारा होता है, लेकिन ये क्या करते हैं, विलासिता का जीवन जीते हैं, लग्जरी लाइफ। लग्जरी लाइफ को जीना पसंद करते हैं। महंगी महंगी चीज़ें जो विदेशों से इंपोर्ट की जा रही है, फॉरेन कंट्री की गुड्स की डिमांड ये ज़्यादा करते हैं ये लोग। इसलिए सरकार क्या करती है कि जो विदेशों से जो विलासिता की वस्तुएं आ रही हैं, जो भी लग्जरी गुड्स आ रही है, उनके ऊपर टैक्स को बढ़ा दिया जाना चाहिए। तो भी क्या हो जाएगा दोस्तों, सेविंग होती है। कैसे होती है सर? देखो, लग्जरी गुड्स के ऊपर जब टैक्स ज़्यादा लगने लग जाएगा तो वो ज़्यादा महंगी हो जाएगी, और ज़्यादा महंगी हो जाएगी तो क्या होगा, लोग उसको कम खरीदेंगे, है ना। कम खरीदेंगे तो क्या होगा, लोगों का पैसा बचेगा ना। ठीक है, तो इंक्रीज इन सेविंग, सेविंग बढ़ जाती है किससे? सरकार के हस्तक्षेप करने से। ठीक है, इसके अलावा सरकार दो काम और भी कर सकती है। यानी आवश्यक जमा योजनाएं, यानी सरकार इस तरह का नियम पास कर सकती है, लॉ लागू कर सकती है कि आपको कम से कम 100 रुपये अपने खाते के अंदर जमा करवाने हैं। ठीक है ना, 100 रुपये आपको खाते के अंदर जमा करवाने हैं। उससे क्या होगा, उससे भी दोस्तों सेविंग बढ़ती है। और सरकार जब लॉ बना देती है तो सबको ये फॉलो करना पड़ता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट, सेविंग तो हमने कर ली, अभी सेविंग को इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्टमेंट में हम किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करेंगे? यानी कि एक तो इन्वेस्टमेंट होता है दोस्तों लॉन्ग पीरियड के लिए, और एक होता है इन्वेस्टमेंट शॉर्ट पीरियड के लिए। यानी हमें एडजस्टमेंट करना है इन एंड लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर क्या करना है, जो है समन्वय स्थापित करना है कि कितना खर्च, जो कितना निवेश हम अल्पकाल में करेंगे, कितना निवेश हम दीर्घकाल में करेंगे। उसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और है कि अल्पकाल के अंदर, क्या बोला है मैंने कहा है कि अल्पकाल के अंदर शॉर्ट टाइम पीरियड में क्या होता है दोस्तों, शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर जो है क्विक रिस्पॉन्स मिलता है। यानी कि अगर हम एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के ऊपर निवेश करें, जो कृषि यंत्रों के ऊपर निवेश है, या कंजम्पशन गुड्स है उनके ऊपर निवेश करें। इसके अलावा जो है जो फर्टिलाइज़र एंड सीड्स है, इन चीज़ों पर अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो ये किस से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है शॉर्ट पीरियड से, और यहाँ पर क्विक रिस्पॉन्स मिलता है। कैसा बेनिफिट मिलता है, बेनिफिट मिलता है उसी टाइम। तो सरकार जो निजी व्यक्ति है वो ये काम करते हैं, शॉर्ट पीरियड के अंदर और लॉन्ग पीरियड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो उनको सोचना होता है कि वो शॉर्ट पीरियड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके जल्दी रिस्पॉन्स लेना चाहते हैं या जल्दी बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो वो क्या है, शॉर्ट पीरियड में निवेश करेंगे और इन चीज़ों के अंदर करेंगे। उसके अलावा हमारे पास एक और है लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, दीर्घकालीन, यानी 40 से 50 साल का टाइम पीरियड होता है, ठीक है ना। यानी मान लो आज हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका प्रॉफिट मिलना शुरू कब होगा, 40 या 50 साल बाद मिलना शुरू होगा, ठीक है ना। ऐसी मान्यता होती है, ठीक है। तो इस तरह का जो इन्वेस्टमेंट है वो कब किया जाता है, मल्टी मोटिव जो क्या होती है, मल्टी मोटिव स्कीम्स, बहुउद्देशीय जो योजनाएं होती है उनके ऊपर जो खर्च किया जाता है, जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, वो हम किस में शामिल करते हैं, लॉन्ग टाइम पीरियड वाले में शामिल करते हैं। फिर बात की है कि लॉन्ग टाइम पीरियड के अंदर अगर हमारे को इन्वेस्टमेंट करना है तो हम कहाँ करें इन्वेस्टमेंट। हमें करना चाहिए आधारभूत उद्योगों में, यानी कि पूरी इकोनॉमी किसके ऊपर बेस्ड है, आधारभूत। पर आधारभूत उद्योगों पर, क्योंकि इनका लार्ज स्केल होता है, पैमाना इनका बड़ा होता है, ठीक है ना। आधारभूत उद्योग जैसे लोहा, इस प्रकार के जो आधारभूत उद्योग हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए, उनको हम बोलते हैं लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट, ठीक है दोस्तों। तो ये था सप्लाई साइड से जो है हम किस प्रकार विशियस सर्कल को ख़त्म कर सकते हैं, जो दुष्चक्र है निर्धनता का उसको कैसे तोड़ सकते हैं, वो हमने सप्लाई साइड से पढ़ लिया, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं डिमांड साइड की। डिमांड साइड में बात करें तो उससे पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि जो ये इन्वेस्टमेंट है ना, लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट रन इन्वेस्टमेंट, इनमें भी कई अर्थशास्त्री हैं उनके अंदर जो है मतभेद पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अर्थशास्त्रियों में मतभेद होता है, किसको लेकर, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सभी अर्थशास्त्रियों की राय एक नहीं होती, अलग अलग होती है। जैसे हम बात करें रोडान की, रोडान ने कहा है कि इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए
बिग पुश के रूप में, ठीक है ना। एक बड़े धक्के के साथ एक बड़ी अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और इसी का समर्थन किया है किसने? नरकसे ने। नरकसे ने भी यही कहा है कि अगर आप समानता से जो है बड़े धक्के के साथ एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हो सभी क्षेत्रों के अंदर, तो उससे क्या होता है, एक देश जल्दी डेवलप होता है, ठीक है। लेकिन इस बात को नकार दिया किसने? ठीक है, किसने नकार दिया? हिर्शमैन ने इसको नकार दिया। इसने क्या कहा? इसने कहा कि अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप पहले इकोनॉमी को जो है इनइक्वल कीजिए या अनबैलेंस्ड कीजिए। क्या करिए? इकोनॉमी को अनबैलेंस्ड करना चाहिए, यानी असंतुलित स्थापित करना चाहिए पहले पूरी इकोनॉमी के अंदर। यानी जब असंतुलन पूरी अर्थव्यवस्था में, जब पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर जब क्या होगा? असंतुलन हिर्शमैन ने ये बात बोली है कि एक इकोनॉमी को आप क्या कर दिए? अनबैलेंस्ड कर दीजिए। उसके बाद में कुछ क्षेत्रों को चूज कर लीजिए, यानी कि चूज कर लें फ्यू सेक्टर को, कुछ सेक्टर को आप चूज कर लीजिए, उनके अंदर बड़े धक्के के रूप में जो है इन्वेस्टमेंट आपको करना है, ठीक है ना। तो ये कुछ मतभेद थे अर्थशास्त्रियों के, कि कोई अर्थशास्त्री ये कहता है कि पूरी इकोनॉमी को बैलेंस्ड करके हर क्षेत्र के अंदर समान रूप से इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए। कोई ये कहता है कि कुछ क्षेत्रों को चूज कर लें और उनमें एक बड़ी अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करें। और फिर हिर्शमैन ये कहते हैं कि आपकी बात गलत है, मेरी सही है। मैं क्या कहता हूँ? मैं ये कहता हूँ कि पूरी इकोनॉमी में असंतुलन पैदा कर दो, ठीक है ना। यानी पूरी इकोनॉमी में से एक या दो सेक्टर चूज कर लो, बाकी कहीं पर कोई एक पैसा भी खर्च ना करो। इससे क्या होगा? जिन क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट हम करेंगे वही डेवलप होंगे, बाकी सारे क्षेत्र जो है वो पिछड़ जाएंगे। अब जब सारे क्षेत्र वो पिछड़ जाएंगे और हमने जिन क्षेत्रों को चुना है वो डेवलप हो जाएंगे, अब उसके बाद में हम क्या करेंगे? उन अनबैलेंस्ड में से कुछ क्षेत्रों को और उठा लेंगे और फिर अब उनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। जब उनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पहले से डेवलप जो क्षेत्र थे वो भी सहायता करेंगे। इसलिए क्या होगा? एक अर्थव्यवस्था ज़्यादा जल्दी से विकसित हो पाती है, ठीक है। तो ये कुछ मतभेद थे। चलिए अब बात करते हैं हम आगे, मांग संबंधी दुष्चक्र का समाधान। किसकी बात करते हैं? सॉल्यूशन ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी रिलेटेड टू डिमांड। इसमें हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इसमें हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले आपको क्या करना है, बाजार का विस्तार करना है। यानी कि कंज्यूमर्स नंबर शुड बी इंक्रीज, यानी कंज्यूमर नंबर, उपभोक्ताओं की जो संख्याएं हैं वो क्या होनी चाहिए?
शुड बी इंक्रीज, बढ़नी चाहिए वो, ठीक है। फिर इसके बाद में बात करते हैं कैपिटल की, कि हमारे पास क्या है, कैपिटल होनी चाहिए, पूंजी होनी चाहिए। वो कहाँ से प्राप्त होगी, लोन के जरिए हो, चाहे बोरोविंग के जरिए हो, ठीक है, चाहे कैपिटल फॉर्मेशन के जरिए हो। यानी कहने का मतलब कि हमारे पास कैपिटल होनी चाहिए। अगर कैपिटल होगी तो क्या होगा, कैपिटल होने से क्या होता है, बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप होती है। जब इंडस्ट्री सेटअप होगी तो इससे क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगी। सप्लाई जब मार्केट में बढ़ जाएगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और उससे फिर इनकम बढ़ेगी। और इनकम बढ़ने के कारण जो लेबर है और जो दूसरे जो लोग हैं मार्केट के अंदर, समाज के अंदर, वो क्या करेंगे, डिमांड को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेन फोकस किस पर दिया गया है, बाज़ार के विस्तार को, यानी कि आपको मार्केट को एक्सपेंड करना है, मार्केट को बढ़ाना है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या है, नर्कसे ने एक सुझाव दिया है। क्या सुझाव दिया है, नर्कसे, जिसने विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी की थ्योरी दी थी, वो नर्कसे, प्रोफेसर नर्कसे, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि अगर आप एक देश में गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, आपको करना क्या होगा, आपको बैलेंस्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बैलेंस्ड थ्योरी को अपनाना पड़ेगा, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बैलेंस्ड थ्योरी को अपनाना पड़ेगा। और बैलेंस्ड थ्योरी को जब अपनाओगे तो क्या होगा कि एक इकोनॉमी के अंदर, एक इकोनॉमी के अंदर क्या है कि आपको संतुलित विकास करना पड़ेगा। यानी कि हर एक क्षेत्र के अंदर आपको एक मिनिमम अमाउंट के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो ये था विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी रिलेटेड टू डिमांड साइड। अब बात करते हैं बैकवर्डनेस, यानी कि रिलेटेड टू बैकवर्डनेस। बैकवर्डनेस, आर्थिक पिछड़ेपन के दुष्चक्र को किस प्रकार से हम तोड़ेंगे, उसमें बात करते हैं। आर्थिक पिछड़ेपन को किस प्रकार से तोड़ा जाएगा, बस एक दो बातें हैं इसके अंदर मेन, वही पढ़ेंगे। सबसे पहले है इसके अंदर कि अंडर डेवलप्ड कंट्री के अंदर, अंडर डेवलप्ड कंट्री के अंदर आपको क्या करना है दोस्तों, कुछ मुख्य काम करने हैं। कौन कौन से, सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको एजुकेशन क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। उसके बाद में आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स, कॉलेजेस ओपन करने हैं। उसके अलावा आपको क्या करना है, हेल्थ सर्विस को क्या करना है, एक्सपेंड, हेल्थ सर्विस को एक्सपेंड करना है। उसके अलावा एक चीज़ और रह जाती है कि देश के अंदर बढ़ाना है, यानी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस मस्ट प्रिवेल,
यानी गवर्नमेंट का जो इंटरफेयर है वो बहुत ज़रूरी है। जब गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी तो उससे क्या होगा कि वो करेगी सोशल ओवरहेड कॉस्ट के रूप में। यानी कि सरकार जब भी निवेश करती है तो वो बेनिफिट के तौर पर नहीं करती। सरकार जब निवेश करती है तो वो कैसे करती है, सोशल वेलफेयर और इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर करने के लिए सरकार जो है वो खर्च करती है। तो ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे अगर बैकवर्डनेस के विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को तोड़ना है तो। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इस तरह की अगर और वीडियो आपको किसी टॉपिक के ऊपर चाहिए तो कमेंट सेक्शन के अंदर उस टॉपिक का नाम लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो टॉपिक जो है प्रोवाइड करवा सकूँ। ओके, थैंक यू।